So hello guys, this is Praful Pardi. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am discussing about 12th physics. An important question हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 12th फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आने वाले 3 से 4 महीने में आप लोगों की एग्जाम है 12th वालों की। तो फिजिक्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग क्या कर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लासेस आपके रेगुलर होगी, रेगुलर क्लासेस चलेगी, जिसमें आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जो बच्चे अभी तक स्कूल के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलता हूँ, बात करता हूँ मैं कि अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वह मायने नहीं रखता। ठीक है, 12th में आपने अभी तक स्कूलिंग में या फिर किसी कोचिंग सेंटर में आप लोग जा रहे थे तो वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अभी जो 3 से 4 महीने अपने पास बचे हैं तो इसको किस प्रकार से उपयोग में लाना है और किस प्रकार से हमें अच्छा एग्जाम में परसेंटेज इंक्रीज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैंने इस प्रॉपर वीडियो बनाया है इस पे कि आप कैसे 90 से 95% अचीव कर सकते हैं 3 से 4 महीनों में। अगर आपका शेड्यूल अच्छी तरीके से रहा, आपका जो टाइम टेबल है तरीके से आप लोग उसको करते हैं तो आप 12th में 90% अचीव कर लोगे। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमारी क्लासेस डेली चलेगी और फिजिक्स के हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को ऐसी श्रृंखला या ऐसी रणनीति के माध्यम से हम लोग चलेंगे जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आप लोग उसे कभी भूल नहीं पाओगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं, किस प्रकार से अभी जो एग्जाम होने वाली है 3 से 4 महीने में वो आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बता दूंगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, तो इसमें जैसे कि कूलाम का नियम है, गास प्रमेय है, ठीक है, विद्युत अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इस प्रकार जो क्वेश्चन है। तो ये विशेष करके हिंदी मीडियम के लिए क्लासेस बनाई जा रही है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी साथ में हम लोग लेकर चलेंगे कि दोनों हमारा कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को यहीं से। मेरा नाम प्रफुल्ल पारदी, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हम लोग आज थोड़ी बेसिक बातें जानेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स होता क्या है। हम जब फिजिक्स की चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें जानना होगा कि उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ, जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स का अध्ययन या फिजिक्स जो है वह प्रकृति का अध्ययन या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के कारणों को जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स को जान लिया हम लोगों ने कि क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स। प्रकृति में होने वाली घटनाओं एवं उनके कारणों को जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद्युत आवेश क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र।
इसके लिए जो इसमें क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो होगी, जिसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और जो इस वीडियो में हम लोग जो वाली इस प्रकार जो क्लास चलेगी, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके, ठीक है। तो चैप्टर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत उस ऊर्जा को, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं, वह क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। क्या है वह? ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा कैसे कहते हैं? तो जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, तो वह क्या कहलाती है? वह ऊर्जा हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जब हाथ में हम लोग क्या करते हैं, किसी पेन या किसी भी वस्तु से जब यहाँ पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक ऊर्जा का उत्पन्न होती है। तो जैसे कि वहाँ रगड़कर हम लोग क्या करते हैं, पेन से किसी कागज या धूल के कणों को इस प्रकार से, तो क्या होता है, उसमें आकर वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा, जो सबसे पहले विद्युत के बारे में हमें किसने बताया? तो सबसे पहले विद्युत के बारे में बताया हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया सबसे पहले विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है, किस प्रकार से विद्युत काम करता है। और इसके बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध कर विद्युत के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की। सबसे पहले जो बताया था हमें विद्युत के बारे में, तो उसने अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने विद्युत के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी दी थी। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं कि विद्युत की कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किए। उन शोधों के माध्यम से उन्होंने देखा कि एक कांच के छड़ को, पहला प्रयोग किया उन्होंने, कांच के छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। वैज्ञानिकों ने शोध किया जिसमें बताया उन्होंने कि कांच की छड़ को, ये क्या है, कांच की छड़ है। आज थोड़ी हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में कल से हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़कर उन्होंने स्वतंत्र पूर्वक धागे से लटका दिया। ठीक है, दूसरे बार क्या किया, फिर एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ को फिर इसको रेशम के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्र पूर्वक क्या किया, लटका दिया। तब इन दोनों को पास में लेके आया गया, तो क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ, इनके बीच प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण क्यों हुआ? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रतिकर्षण इसलिए हुआ क्योंकि जब आपस में किसी सजातीय आवेशों को लाया जाता है, तो वह उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर भी क्या, धनावेश है। तो दूसरा प्रयोग किया गया। दूसरे प्रयोग में क्या बताया? दूसरे प्रयोग में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े या फिर बिल्ली की खाल से रगड़कर एक स्वतंत्र पूरे धागे से लटका दिए। दूसरी एक छड़ लिए, एगोनाइट की छड़, उसको भी बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से लटका दिए। जब इनको पास में लाया गया तो इनके बीच क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इनके बीच जब आकर्षण हुआ तो आप लोग जानते हैं कि जब सजातीय आवेशों को पास में लाया जाता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब विजातीय आवेशों को पास में लाया जाता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो वैज्ञानिकों ने मान लिया कि यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है। सिर्फ उन्होंने माना था, उनको पूर्णतः पता नहीं था कि यहाँ पर धनावेश है कि यहाँ पर ऋणावेश है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने आगे और शोध किए, तो उन्होंने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसके बारे में
चर्चा की किस प्रकार से, क्या किस पर धनावेश है किस पर ऋणावेश है, कि कांच के छड़ पे धनावेश है क्या कांच के छड़ पे या एबोनाइट की छड़ पे ऋणावेश है, इसका पूर्णतः पता नहीं था। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर दो आवेशों का प्रतिपादन किया गया। पहला आवेश था धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आवेश था ऋणावेश जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। तो क्या होता है सजातीय आवेशों के बीच, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, जो न्यू टाइप वाइज क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि सजातीय आवेश में क्या होता है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे, प्रतिकर्षण होता है। और आप लोग विजातीय आवेश में पूछ लिया तो क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था। उसके बाद बात करते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। ये आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, हाँ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि न्यू टाइप का क्वेश्चन जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में हमें पूर्णतः पता चल गया था कि किसमें धनावेश है और किसमें ऋणावेश है। तो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आवेश के बाद आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है 11th में कि जो पदार्थ है किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बनाता है। और जो अणु है वह किससे मिलकर बनते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए जिसमें उन्होंने एक पदार्थ लिया और एक दूसरा पदार्थ लिया। क्या किए, दो प्रकार के पदार्थ लिए उन्होंने। दो प्रकार के पदार्थ में उन्होंने देखा कि दो प्रकार के पदार्थ लिए, इस प्रकार से दो प्रकार के पदार्थ लिए। दो प्रकार के पदार्थ में उन्होंने देखा कि पदार्थ के बीच क्या होता है, एक नाभिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वह इसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों पदार्थों के बीच क्या कराया गया, घर्षण कराया गया। इन दोनों पदार्थों के बीच क्या कराया गया, घर्षण कराया गया। तो घर्षण कराने पर आप लोग जानते हैं इस बात को कि जब कोई भी पदार्थों के बीच जब घर्षण कराया जाता है तो जो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं में, तो वह क्या हो जाते हैं, इस नाभिक से क्या होते हैं, वह बंध से बने होते हैं। तो बाहरी कक्षाओं में होते हैं, तो जब इनके बीच घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो वह क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ से कूदकर यहाँ चले जाते हैं। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है या मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, उदाहरण के तौर पर समझ लेता हूँ, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं हम लोग, कोई यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते। क्या होते हैं कि यहाँ मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चले गया या इस पदार्थ में चले गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ से यहाँ चले गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव। इस प्रकार से पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि किसमें पॉजिटिव चार्ज है किसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये था हमारा आवेश का क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है या इसमें आपको न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ये था हमारा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे, तो विद्युत के बारे में बहुत जाना, आवेश का क्वांटमीकरण। अब बात करता हूँ मैं, आवेश का संरक्षण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आवेश का क्वांटमीकरण ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, आवेश का
क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। पिछले वाला आवेश का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण, इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है Q इक्वल टू एन ई। तो आप लोग इस आवेश का क्वांटमीकरण में इतनी बात ध्यान रखिए, जो एन का मान है, एन का जो मान है, एन का मान हमेशा क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज यानी +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से होगा, या इस प्रकार से नहीं हो सकता, +-1/2 +-1/3 इस प्रकार से नहीं हो सकता, ठीक है। पर इसमें इतनी बात याद रखिए, आप ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक वैज्ञानिकों ने एक शोध में पता भी किया है कि जो कुछ क्वार्क निकल के आए हैं, क्वार्क निकल के आए हैं, जिसमें क्वार्क के बारे में बताया उन्होंने कि इसमें कुछ गुणज और निकल के आए हैं, जिसमें +-1/3 +-1/3 और +-2/3, ये जो E इक्वल टू है ना, ठीक है। तो ये कुछ क्वार्क निकल के आए हैं, तो आपको पूछ सकता है कि जो अभी फिलहाल में जो क्वार्क निकल के आए हैं, तो वो क्वार्क कौन कौन से? तो +-1/3 +-2/3, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कूलाम का नियम। इस चैप्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कूलाम का नियम। विगत वर्षों में जो एग्जाम हुई थी, पिछली जो एग्जाम हुई थी, पिछली बार तो एग्जाम हुई नहीं 12th वालों की, बट जो पिछले बार या फिर पिछले वर्षों से जो एग्जाम होती आ रही है, उसमें अधिकतर कूलाम का नियम पूछा गया है, ठीक है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का वह है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो इसको जानते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है और यह कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत समझदार हो, 12th में पहुंच गए, तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं कूलाम के नियम के। तो सन 1775 में कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। 1775 में कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के नियम के लिए। तो कूलाम का नियम होता क्या? सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को। कूलाम का नियम होता है क्या? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने बताया कि माना कि Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश, Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश, Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु, ये इसको मान लिया हमने Q1, इसको मान लिया Q2, परिणाम के दो बिंदु आवेश, इनकी बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी उन्होंने माना R। इनकी बीच की दूरी कितनी है? R। और जो इनके बीच लगने वाला क्या है? बल है, वो क्या है? F है। इनके बीच जो लगने वाला बल है वह क्या है? F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम के अनुसार क्या बोलता है कूलाम का नियम? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी गुणनफल
यानी गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो क्या हो जाएगा, गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा f समानुपात q1 q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी f समानुपात 1/qr। इन दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, f समानुपात q1 q2 अपान r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, k का गुणा करेंगे, k का गुणा, k क्या है यहाँ पर एक अनुपातिक नेतांक है, q1 q2 अपान r स्क्वायर, k क्या है यहाँ पर एक अनुपातिक नेतांक है, हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। k क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, k क्या है, एक अनुपातिक नेतांक है, ठीक है। अब उन्होंने और कुछ बताया इसके बारे में कि जैसे एसआई पद्धति में उन्होंने बताया, एसआई मात्रक में या पद्धति में, एसआई मात्रक में उन्होंने बताया कि वायु या निर्वात के लिए, पहला पॉइंट उन्होंने दिया वायु या निर्वात के लिए उन्होंने बताया कि वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इसको आप जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है, जीरो को नॉट ही कहते हैं, ठीक है। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या जीरो इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ यानी 9 गुणा 10 पे 9 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलम स्क्वायर। ये बताया, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो का मान है वो ये क्या है, किसका आंकिक मान है, क्या 9 इंटू 10⁻⁹, इसका क्या है, आंकिक मान है, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि 1/4 पाई ये कहाँ से आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है, इसका आंकिक मान क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यानी इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, f इक्वल टू k इंटू, k का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन जो इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखते ही मत रहिए, आप लोग क्या करिए, नोट डाउन भी करते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करना जरूरी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर जो इसका आंकिक मान है, जैसे कि f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ q1 q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में उन्होंने क्या बताया कि k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 1/k इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/k, ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k इक्वल टू, जो इसका क्या है आंकिक मान है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से फिर से वही प्रक्रिया करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से तो f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 1/k इंटू q1 q2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
1/k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया एसआई मात्रक में। उसके बाद में उन्होंने बताया दूसरी प्रक्रिया में एसआई पद्धति में, ठीक है, ये सॉरी एसआई सीजीएस पद्धति में। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको। उसके बाद में उन्होंने बताया सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इतना। सीजीएस पद्धति की बात करूं मैं, सीजीएस पद्धति में बताया उन्होंने कि के का मान जो है वायु या निर्वात में के का मान क्या बताया उन्होंने 1 बताया। वायु या निर्वात में के का मान क्या बताया उन्होंने 1 बताया। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में 1 मिनट, ठीक है। सीजीएस पद्धति में उन्होंने क्या बताया, सीजीएस पद्धति में वायु और निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या बताया उन्होंने कि जो के का मान है वह क्या है 1 है। के का मान क्या है 1 है। तो समीकरण नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से F इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 जानते हैं आप, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा डाई। इसको हम मान लेते समीकरण नंबर 4, ठीक है। के का मान यहाँ पर के था, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों क्यों था, क्योंकि वह क्या है अनुपातिक नियतांक था, हमने के का वहां पर गुणा किया था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात की उन्होंने परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में क्या बताया उन्होंने के इक्वल टू 1/k। के का मान क्या है 1/k है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन, ठीक है, ये बताया उन्होंने। और इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक और व्याख्या की एकांक आवेश के बारे में, एकांक आवेश के बारे में। एकांक आवेश, एकांक आवेश की व्याख्या में उन्होंने बताया एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति, एसआई मात्रक में उन्होंने बताया कि जो एफ का मान है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है हमारे पास, इससे दिया हुआ है, ठीक है। से यदि यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हो जाए, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हो जाए, यानी Q1 और Q2 दोनों के बराबर हो जाए, तथा R बराबर 1 हो तो, अगर से R का मान 1 हो तो, या 1 हम रख दे, मान लेते हैं 1 मीटर हो तो, ठीक है, 1 मीटर हो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ F का मान क्या है 9 इंटू 10⁹, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 और Q2, तो Q इंटू Q अपान R का मान क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू Q का गुणा होगा तो क्या होगा Q स्क्वायर अपान 1, तो क्या हो जाएगा 1 Q को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा Q इक्वल टू ±1। ये क्या है एकांक आवेश, ये क्या है एकांक आवेश। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे से 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और यही क्या है एकांक आवेश का, या एकांक आवेश का प्रतिपादन या एकांक आवेश इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कूलॉम का नियम,
कूलाम के नियम के लिए एक वीडियो स्पेशल में और आएगा, जिसमें बहुत ही बारीकी से कूलाम के नियम को समझेंगे, जिससे कि अगर आपके पेपर में आता है तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिससे कि आप लोग फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहें, मेरे साथ रोज डेली जुड़िए। और अगर से आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप अगर से नेक्स्ट तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी, जीडी या फिर रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको मैथ से पूछी जाती है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़िए और अच्छे से अच्छा पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए 12th की एग्ज़ाम में। क्योंकि ये जो मौका है बार बार नहीं आता, इस मौके को आप गवाइए मत, क्योंकि समय निकलने के बाद फिर समय वापस नहीं आता। इसलिए समय का बहुमूल्य समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, उसका आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे किस प्रकार से मैंने बताया। तो आपको कूलाम का नियम किस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है, कूलाम का नियम पूछ सकता है कि विद्युत संबंधी, मैं आपको बता दूं कि कूलाम का नियम किस प्रकार से पूछ सकता है। विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो। ठीक है, नियम लिखो। नियम के गणितीय सूत्र की सहायता से, नियम की गणितीय सूत्र की सहायता से, नियम की गणितीय सूत्र की सहायता से, गणितीय सूत्र की सहायता से एकांक आवेश को एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए, तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट आईएमपी। ठीक है, ये आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाला सवाल है, 100% पूछे जाने वाला सवाल है। विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो। नियम की गणितीय सूत्र की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा और मुझे आपको अच्छा सिखाने का मौका आप लोग दीजिए। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं और भी अच्छी कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।